जय माता की मित्रों, रोहिणी नक्षत्र के ही पाठ चालू कर रखे हैं। उसी पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं गुरु ग्रह की। रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामित्व चंद्र को मिला हुआ है, वृष राशि में भाग करते हैं तो वृष राशि में इनका प्लेसमेंट होता है और वृष राशि का स्वामित्व शुक्र को मिला हुआ है। बाकी हर पाठ में मैं बोलता हूँ गण मनुष्य योनि सर्व, चरणाक्षर चरणों के हिसाब से पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ओ वा वी वू, जब नाम निकालना हो बच्चे का। पहले चरण का स्वामित्व है मंगल को, दूसरे का शुक्र को, तीसरे का बुध को, चौथे का चंद्र। इतनी बातें शायद अगर आप सीरियली सुन रहे हैं तो आपको दिमाग में भी याद हो गई होगी। अब इसमें अगर गुरु का प्लेसमेंट रोहिणी नक्षत्र में, तो उसका फल हम लोग को कैसा मिल सकता है। आज बात करते हैं पहले चरण में। पहले चरण में अगर गुरु का प्लेसमेंट हो तो जातक सत्यनिष्ठ, दर्शन शास्त्र में गहरी दिलचस्पी रखने वाला, ऐसा जातक हमेशा अच्छे लोगों की संगति करता है और जीवन भी पूर्णतः सुखी रहता है। अच्छी पत्नी, सुयोग्य संतान, जातक में नेतृत्व करने का गुण भी होता है। जातक प्रशासन संगठन में कुशल एवं यशस्वी होता है। तो जितने अच्छे फल होने चाहिए थे शायद वो सब होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सब के सब होंगे, क्योंकि बाकी सब तो डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्री में, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे भाव हो, कितने ज़्यादा एक्टिव और अप्लीकेबल है। उसके अलावा आपकी खुद की अपनी क्वालिटी क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, पारिवारिक रूप से, अपने संस्कारिक रूप से, किस जगह में प्लेसमेंट है आपका, कहाँ रहते हैं, परिवार का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप उन्नति जरूर करेंगे, ये कन्फर्म है अगर गुरु प्लेस हो तो पहले चरण में। दूसरे चरण में गुरु यहाँ पे धार्मिक वृत्ति का बनाता है, पितृभक्त और सद्गुणी बनाता है, सत्यनिष्ठ होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों की 2 पत्नियां भी हो सकती हैं और कुछ सांस से संबंधित कोई बीमारी का भी योग दूसरे चरण में अगर गुरु रहता है तो हो सकता है। तो ऐसे कोई इन्फेक्शन देने वाले वातावरण से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो उसका मैं ये समझता हूँ कि चंद्र गुरु का मेल जब शुक्र के साथ होता है, दूसरे चरण का स्वामित्व शुक्र को है, तो ऐसा कुछ तकलीफ आपको हो सकता है। ये चीज़ जब रोग निर्णय योग में जब आएंगे जन्म पत्री में, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि चंद्र गुरु और शुक्र का योग से इस टाइप का सांस संबंधित प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में तीसरे चरण में गुरु हो तो कुछ विपरीत फल मिलते हैं, क्योंकि बुध आ गए हैं यहाँ पे। बुध न चंद्रमा के साथ अच्छा होता है न गुरु के साथ अच्छा होता है। तो गुरु चंद्र बुध तीनों का जब सम्मिलित फल आएगा, क्योंकि तीसरे चरण का स्वामित्व बुध के पास है, तो यहाँ पे वो मतलब क्या है कि कुछ धन का भी अभाव हो सकता है, शरीर में भी कुछ रोग वगैरह हो सकते हैं और काम वासना की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। चतुर्थ चरण में गुरु की उपस्थिति अनेक यात्राओं के योग को दर्शाती है। चंद्रमा छोटी मोटी यात्रा, लंबी यात्रा सब कुछ देता है आपको। 32 वर्ष की आयु तक जीवन संघर्षमय बनाती है और कुछ आर्थिक दृष्टि से तनावों को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद किसी अच्छे इंसान की सहायता से, गुरु संबंधी इंसान मतलब अच्छा हृदय वाला इंसान, संपूर्ण सफलता प्राप्त करता है। जातक बहुत प्रोग्रेस करता है चतुर्थ चरण में अगर गुरु प्लेस हो तो। अब गुरु पे किसी भी चरण में प्लेस है, गुरु पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो तो आपको कैसा फल प्राप्त हो सकता है। सूर्य की दृष्टि, जातक डिफेंस लाइन में जा सकता है और छोटे से लेके बड़े तक का कोई भी प्रत, जैसा आपके जन्म पत्री में जिस तरह का योग है और जिस तरह का पावर है उस जन्म कुंडली में ग्रहों का या नक्षत्रों का, उसके हिसाब से आप उस लेवल में उस पद तक जा सकते हैं। अगर नहीं भी गए तो भी आपकी रुचि उस पद के लिए या उस लाइन के लिए हमेशा बनी रहेगी। जैसे मैं प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं बना, लेकिन मेरी रुचि हमेशा से इस
क्षेत्र में, इस लाइन में रही। मैं अपनी जीविकापार्जन के लिए अपनी सर्विस करता हूँ, लेकिन ये रुचि तो मेरी हमेशा से रही, जो आज भी है, कभी खत्म नहीं होगी। सर्विस चेंज हो सकती है, लेकिन ये तो चेंज नहीं होती। और इस ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है। आज वर्षों से पढ़ रहा हूँ, फिर भी अंत नहीं हो रहा है। रोज नए नए अनुभव देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है इंसान के साथ। चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक सत्य निष्ठा से भरपूर, सहृदय और परोपकारी बनाती है। मंगल की दृष्टि परिवार का संपूर्ण सुख प्रदान करती है। अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे और सत्ता पक्ष से भी, गवर्नमेंट साइड से भी लाभ प्राप्त होता है। गवर्नमेंट साइड से लाभ, या तो वैसा कोई बिजनेस करेंगे आप, या ऐसा कोई काम करेंगे आप, या हो सकता है उसी में कोई सर्विस वगैरह, या कोई नेता टाइप का कोई मंत्री वगैरह वैसा भी हो सकता है। बुध की दृष्टि हो तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक और राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। शुक्र की दृष्टि जातक को धनी, सौभाग्यशाली और दरिद्रों की सहायता करने में प्रवृत्त करता है। अब देखिए, दोनों ही गुरु है, शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है। अब दोनों का ज्ञान जब एक साथ सम्मिलित होता है और चंद्र की दृष्टि इनके साथ मैच होती है, या चंद्रमा का पावर इनके साथ मैच होता है, तो इनका मन ऑटोमेटिक ही अपने से नीचे वाले इंसानों को, दरिद्र आदमियों की सेवा करने में, दरिद्र नारायण जिनको बोला जाता है, उनकी सेवा करने में इनका ज्ञान प्रवृत्त होता है। शनि की दृष्टि जातक को धनी और यशस्वी होता है। राजयोग के भी फल मिलते हैं। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में शनि की दृष्टि मोस्ट प्रोबली अच्छी जा रही है, अच्छे ही फल देने की कोशिश कर रही है। अब ये बहुत बड़ी एक कहानी भी है। वो तो आप वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब आपने सुना भी होगा कि शनि वेद कर रहा था रोहिणी नक्षत्र का आदिकाल में, तो राजा दशरथ ने उनको रोका था कि आप मत कीजिए, सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो ऐसी एक कहानी भी है जो हम लोगों को बताई गई है कि शनि जब रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेगा तो बहुत पीड़ा संसार पे या पृथ्वी पे आती है। उसमें हम लोग इसको इस तरह से क्यों समझे कि उस समय जब शनि रोहिणी नक्षत्र में गोचर नहीं किया, राजा दशरथ की प्रार्थना की वजह से, उनकी स्तुति की वजह से उनको अभयदान देके वापस घूम गया, तो फिर रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामित्व चंद्र के पास है, और रोहिणी नक्षत्र जो है उसको फिर शनि अच्छी दृष्टि से देखने लग गया। तो यहाँ पे बैठे हुए मोस्ट प्रोबली ग्रहों को शनि जब दृष्टि देता है तो अच्छे फल प्रदान करता है। हम लोगों को एक ही चीज़ को, कोई चीज़ को समझने के लिए उसके डीप थिंकिंग में भी हम लोगों को जाना पड़ेगा। कहानियाँ, अब मैं उसको कहानी लेता हूँ, चलिए हर धर्म के इंसान जब सुनते हैं तो मैं तो मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन बाकी नहीं मानेंगे। तो कहानी हम लोगों को एक रास्ता दिखाती है, हम लोगों को ये चीज़ हम लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ऐसा चीज़ इस वजह से होता है। तो आप इसको इस तरह से मानिए कि शनि रोहिणी नक्षत्र का विच्छेद नहीं किया था, उसका वेद नहीं किया था, और वापस घूम के वो चला गया था। इसका मतलब वो रोहिणी नक्षत्र को अच्छा मानने लग गया था। उसके बाद में शनि ने बहुत बार रोहिणी नक्षत्र का वेद किया है और संसार पे विपदा भी आई है, लेकिन वो विपदा जो उस समय आनी थी कि पूरी पृथ्वी नष्ट होनी है, वैसी विपदा शनि ने फिर कभी दोबारा नहीं दी। ये ग्रहों को समझने के लिए, नक्षत्रों को समझने के लिए जब आप पाठों को ठीक से अध्ययन करेंगे, अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे, अभ्यास में अनुभव करेंगे, अच्छी पुस्तकें भी पढ़ेंगे, और उस टाइप की जब दिनचर्या अपनाएंगे, तब इस ज्ञान में बहुत उन्नति करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप ज्योतिष का ज्ञान जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, सबको लेना चाहिए। उसका प्रैक्टिकल अनुभव मेरा इतना ही है कि ये ज्ञान आपको इतना समृद्ध बनाता है, आपके मस्तिष्क को इतना पावरफुल बनाता है कि जब आप कोई
दिनचर्या की या जीवन की या अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई दूसरी लाइन में भी जाते हैं तो उसमें भी ग्रो करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है और आपके जीवन को, आपके दिमाग को कुछ इस तरह का सेटअप प्रदान हो जाता है कि छोटी मोटी बातों पे फिर आप गौर नहीं करते। अब बताइए, अगर आपकी ग्रह की, मंगल की हो या शुक्र की हो या चंद्रमा या सूर्य, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं कि बहुत वेग से चलते हैं और ये जब मस्तिष्क के आसपास या लगन जिसको बोला जाता है उसके आसपास या उसके अंदर जब गोचर करेंगे तो आपके दिमाग में कमी और बेसी, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज दोनों चीज़ें देते हैं। जब आपकी दिनचर्या अगर चेंज हो गई तो फिर आपका दिमाग का इंक्रीज ही होगा, प्रोग्रेस ही होगा, फिर डिक्रीज होना बहुत मुश्किल है। ज्योतिष हम लोगों को वही चीज़ देता है। वेदों की आंख ज्योतिष को ऐसे ही नहीं बोला गया है। मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत बड़े एस्ट्रो बनो या बहुत लंबी चौड़ी आपकी फीस होनी चाहिए, आप बनो, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने ज्ञान को इतना समृद्ध जरूर करो कि कम से कम आप अपने परिवार की, अपनों की स्थिति में सुधार ला सको। जय माता की मित्रों, पाठ से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा।